नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान की पेपर भारतीय राज व्यवस्था के शीर्षक संघीय कार्यपालिका ब्रैकेट में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का दो टॉपिकों का अध्ययन हमने कल किया था। दो टॉपिकों का अध्ययन हमने कल किया था। हमने किया था मंत्रिमंडलात्मक शासन की विशेषताएं, मंत्रिमंडलात्मक शासन की विशेषताएं। दूसरा हमने किया था मंत्रिपरिषद का गठन। और तीसरा टॉपिक हमने किया था मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। थोड़ा हम इसका एक बार पुनः अध्ययन कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का एक बार हम पुनः अध्ययन कर लेते हैं। देखो, मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के मंत्री आते हैं। नंबर 1 आता है कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, कैबिनेट, या फिर हम इसको कह सकते हैं मंत्रिमंडल, यानी प्रथम स्तर के मंत्री जो विभाग को संभालते हैं वो मंत्रिमंडल होते हैं। दूसरे होते हैं अध्यक्ष, अलग अलग विभागों के अध्यक्ष, वो भी मंत्रिपरिषद में आते हैं। नंबर 3 आता है हमारा राज्य मंत्री। मंत्रिमंडल के जो नीचे का स्तर होता है, उसके कार्यों में सहयोग देने वाला स्तर होता है, वो होता है राज्य मंत्री। और नंबर 4 आता है उप मंत्री, जो 3 और 5 के बीच की कड़ी होती है। नंबर 5 आता है हमारा संसदीय सचिव, जो संसदीय कार्यवाहियों से संबंधित अपना विचार करता है या उसके बारे में कार्रवाई करता है। इस प्रकार ये जो हमारा मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, इसमें तो 5 मंत्री आते हैं। और मंत्रिमंडल का मतलब जो पहले स्तर के मंत्री हैं वो है हमारे मंत्रिमंडल। ये हमने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में बताया था, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में बताया था। नेक्स्ट हमारा है मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है मंत्रिमंडल की शक्तियां व कार्य। मंत्रिमंडल की शक्तियां व कार्य। मंत्रिमंडल की शक्तियां क्या है, कार्य क्या है, इस बारे में हमें अध्ययन करना है। ये हमारा मुख्य पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार के कार्य करता है, मंत्रिमंडल किस प्रकार के कार्य करते हैं। भारत में भी ब्रिटेन की भांति मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है।
ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में कुछ विभिन्न उक्तियां भारतीय मंत्रिमंडल के संबंध में लागू होती है। लावेल मंत्रिमंडल को आनुपातिक वर्गखंड के मेहराब का पत्थर कहता है। उसी प्रकार सर जॉन मेरियट का कहना है कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिसके चारों तरफ शासन घूमता है। रेमजे मेयर के शब्दों में है, मंत्रिमंडल राज्य का परिचालन यंत्र है। गलेस्टन कहता है कि मंत्रिमंडल सूर्य पिंड के समान है जिसके चारों ओर सूर्य के जिस प्रकार सारे ग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार मंत्रिमंडल जो सूर्य है इसके चारों ओर सारे पिंड घूमते हैं। मंत्रिमंडल के लगभग इसी शब्दावली अन्य लेखकों ने भी दी है। हम इनके कार्यों का निम्न प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। हम इनके कार्यों का मुख्य कार्य आता है राष्ट्रीय नीति निर्माण। राष्ट्रीय नीति का निर्माण नंबर 1 आता है राष्ट्रीय नीति निर्माण। राष्ट्रीय नीति निर्माण या नीति निर्धारण, राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना भी हम कह सकते हैं। राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, राष्ट्रीय नीति निर्माण करना, राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, ये जो मुख्य कार्य है ये मंत्रिमंडल का है। मंत्रिमंडल का जो कार्य है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय नीति निर्माण करना। कोई भी सरकार जो राष्ट्रीय नीति निर्धारित करती है, जो राष्ट्र के हित में नीति बनाती है, वो उसकी मुख्य कड़ी है। मंत्रिमंडल यह निश्चय करता है कि आंतरिक कक्ष में किस प्रकार आंतरिक कक्ष में विभिन्न विभागों द्वारा दूसरे प्रदेशों से किस प्रकार की नीति अपनाई जाए। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारण कर चुकने के बाद समस्त विभागों द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। मंत्रिमंडल जो नीति निर्धारित करता है उसके आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार कानून निर्माण का मुख्य कार्य मंत्रिमंडल के इच्छानुसार होता है। प्रशासनिक नियमों का निर्धारण भी कैबिनेट ही करती है। ओग का कथन है कि भारतीय मंत्रिमंडल पर लागू होता है। भारतीय नियमों का निर्माण भी कैबिनेट करती है और भी निश्चित करती है। प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय जिनका विधेयकों का प्रारूप तैयार करना, विधि अनुसार कानून निर्माण करना, विधि से पास कराना, इस प्रकार कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जाती है। नंबर 2, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। दूसरा टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार ही समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार ये कहा गया है कि भारतीय संविधान की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होगी। और अनुच्छेद 74 ये कहता है कि उन शक्तियों को लागू करने में मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त शक्तियां संवैधानिक दृष्टि, सैद्धांतिक दृष्टि, कानूनी दृष्टि से समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में हैं, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों का अध्ययन करते हैं। मंत्रिमंडल अपने समस्त विभागों का संचालन करते हैं और उन कार्यों का देखभाल करते हैं। मंत्रिमंडल सरकार की नीति को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है। जो सारे विभाग है मंत्रिमंडल उनको एक सूत्र में बांधता है। व्यवहार में
राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग, राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के समस्त कार्यों का निर्वहन करने में, राष्ट्रपति समस्त कार्यों को करने पर मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। तो व्यवहार में ये अनुच्छेद 74 ये निश्चित कर देता है कि राष्ट्रपति के जो अधिकार है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, इनका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। इसलिए युद्ध, शांति, वैदेशिक संबंधों में जितने भी इस प्रकार के मामले हैं, जितने भी प्रश्नों से संबंधित निर्णय करना है, इस प्रकार मंत्रिमंडल ही सर्वोच्च कार्यपालिका तथा राष्ट्रीय नीति का निर्देशित करता है। सर्वोच्च कार्यपालिका होती है और राष्ट्रीय नीति को निर्देशित करता है। अध्यादेश लाना, प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और बढ़ गए। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में इन शक्ति का प्रयोग, व्यवहार में अध्यादेश का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। तीसरा है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है। जैसे मानव शरीर कई अंगों से बना है, ये मानव शरीर है ना, कई अंगों से बना है, उसमें कई अंग, हाथ, पेट, नाक, मुंह, कान, सिर, जो भी, ये सारा शरीर सारे अंगों से बना हुआ है। उसी प्रकार भारतीय प्रशासन में भी आंगिक एकता पाई जाती है। सारे विभाग अलग अलग होने पर, सारे विभागों के कार्य अलग अलग होने पर भी उनमें प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है, बाकी सभी में आंगिक एकता पाई जाती है। सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार समन्वित करने का कार्य, इस प्रकार समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति निर्धारण का समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है, मंत्रिमंडल सारे जो विभाग है उन विभागों में समन्वय करता है, आंगिक एकता बनाता है और उनमें इस बात का प्रयत्न करता है कि मंत्रिमंडल समस्त विभागों के नीति और अधिकार संबंधी जो विभाग है और जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में अधिकारों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न न हो, और अगर उनमें विवाद हो जाए तो उनका सुलह कराना, उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों में कार्य में समन्वित करने, स्थापित करने के लिए वर्तमान में जो मंत्रिमंडलीय समितियां भी बनाई गई है, मंत्रिमंडलीय समितियां स्थापित की जाती है जो उन विभागों में समन्वय का कार्य करते हैं। नंबर 4 वित्तीय कार्य। वित्तीय मतलब वित्त मतलब धन मतलब पैसा, तो सीधा सा कार्य है वित्त संबंधी कार्य। वित्त संबंधी कार्य क्या होता है? वित्त संबंधी सरकार क्या कार्य करती है? साल में 1 अप्रैल से लेके प्रत्येक सत्र 1 अप्रैल से लेके अगले सत्र 31 मार्च तक की आय व्यय का ब्यौरा संसद में पेश करते हैं, उसे हम बजट कहते हैं। तो वित्त संबंधी जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो मंत्रिमंडल का कार्य है। वित्त मंत्री बजट तैयार करता है। देश की आर्थिक नीति का निर्धारण करने का कार्य मंत्रिपरिषद का ही होता है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष संसद के सामने अगले वर्ष की संभावित आय कि हमें इतनी आय होगी, हमें इतना बजट होगा, और आय व्यय का जो ब्यौरा है उसे हम बजट कहते हैं और ये बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल के निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वहीं उसे लोकसभा में प्रस्तुत करना होता है।
अन्य वित्त विधेयकों को मंत्रिमंडल में लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। अब बजट शब्द की एक धारणा ये आती है कि आयव्यय के ब्यूरो को बजट क्यों कहते हैं, आयव्यय के ब्यूरो को, आयव्यय का जो ब्यूरो है उसको बजट क्यों कहते हैं। इसकी बड़ी अलग स्थिति है कि फ्रांस में पहले चमड़े के थैले चलते थे, उन चमड़े के थैलों को हम बजट कहते थे, उन चमड़े के थैलों को हम बजट करते थे। एक बार जब वहां के वित्त मंत्री वो थैला लेके आए कागजों से भरे हुए, तो वहां के विधायक संसद सदस्य चिल्लाने लगे कि बजट आ गया, बजट आ गया, तब से कहते इसका नाम बजट हो गया। तो आयव्यय का बजट है, ब्यौरा है, वो मंत्रिमंडल द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 5, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण। वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण। किस देश के साथ हमें कैसे संबंध स्थापित करना है, कौन सा देश हमारा मित्र है, कौन सा देश हमारा शत्रु है, इस प्रकार के संबंधों का नियंत्रण, इस प्रकार के संबंधों को किस प्रकार बनाया जाना है, ये सारे संबंध मंत्रिमंडल द्वारा ही किए जाते हैं। कैबिनेट द्वारा ही देश के वित्तीय संबंधों पर नियंत्रण रखता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ परस्पर वार्ता का संचालन प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। जब इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कोई संधि या समझौता हो जाता है, तो संसद उसके संबंध में संसद में उस संबंध में सूचना दी जाती है। यदि आवश्यक हुआ, कोई ऐसी संधि है, ऐसा समझौता है जिसमें यह आवश्यक हो जाता है कि संसद की स्वीकृति ली जानी आवश्यक है, तो संसद की स्वीकृति ली जाती है। विदेशी संबंधों के संचालन संसद की भूमिका बहुत गौण होती है। इसका परिणाम यह है कि 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि से पूर्व लगभग 2 वर्षों तक बातचीत चली थी, लेकिन संसद में इसके संबंध में तभी सूचना मिली थी जब अगस्त 1971 को उस संधि पर हस्ताक्षर हो गए थे। कई बार सरकार विदेशों के साथ गुप्त संधियां और समझौता करती है और संसद में इस संबंध में सूचना नहीं दी जाती। विदेशी संबंधों के संचालन में गुप्तता आवश्यक होती है। इसी कारण यह कार्य कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा नहीं किया जाता। नंबर 6, नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी जितनी नियुक्तियां भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जितनी नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उन सब नियुक्तियों को व्यवहार में मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। व्यवहार में उन शक्तियों का मंत्रिमंडल द्वारा प्रयोग किया जाता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के लिए जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यों तथा सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती है। जो समस्त नियुक्तियां हैं, वो सारी की सारी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की बैठक। मंत्रिमंडल की बैठकें। मंत्रिमंडल की बैठकें प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होती है। प्रधानमंत्री के द्वारा इन बैठकों का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। साधारणतः मंत्रिमंडल की बैठकें सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक बार भी हो सकती है। इन बैठकों में सभापति का स्थान या उनके अध्यक्ष का स्थान
प्रधानमंत्री द्वारा ग्रहण किया जाता है। बैठकों की समस्त कार्रवाइयां गुप्त रखी जाती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं वे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं। मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य त्याग पत्र देकर इन निर्णयों का विरोध कर सकता है। ये है हमारे मंत्रिमंडल की शक्तियां, कार्य और मंत्रिमंडल की बैठक। नेक्स्ट है जो मंत्रिमंडल है उसमें जो प्रधान, मंत्रियों में जो प्रधान है उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। मंत्रियों में जो प्रधान है उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, हम अध्ययन करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। भारत में प्रधानमंत्री का पद ब्रिटिश परंपरा पर आधारित है। जैसा ब्रिटिश में है प्रधानमंत्री का पद वैसा भारत में, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री के पद को संविधान द्वारा मान्यता दी गई। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के संक्षेप में, प्रधानमंत्री को संक्षेप में अनुच्छेद 74, 75 और 78 भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री के पद का संक्षेप में 3 अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74, 75 और 78। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में और सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री। 75 में यह कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के साथ व्यवहार में विषय से 3 कर्तव्य बताए गए हैं। संविधान में ये संक्षिप्त प्रावधान है कि न तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति पद्धति स्पष्ट है और न ही उनकी स्थिति महत्वपूर्ण स्पष्ट है, और देश की राज्य व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री को स्थान प्राप्त है वास्तव में प्रधानमंत्री के समस्त अध्ययन की सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर आधारित हो सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का चयन व नियुक्ति। प्रधानमंत्री का चयन व नियुक्ति। प्रधानमंत्री का चयन व नियुक्ति। प्रधानमंत्री का चयन उस दल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, फिर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार सबसे पहले दल से चयन होता है, फिर उसकी नियुक्ति में 1946 में प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। इनमें महात्मा गांधी द्वारा पंडित नेहरू को चुना गया। इस प्रकार पंडित नेहरू प्रधानमंत्री पद पर महात्मा गांधी के आशीर्वाद से प्राप्त किया, लेकिन वे अपने इसी अधिकार पर बने। 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पंडित नेहरू की सत्ता को चुनौती दे सके। अतः प्रथम, द्वितीय, तृतीय चुनाव में पंडित नेहरू दल के नेता में चयन हुआ और राष्ट्रपति द्वारा उनकी औपचारिक प्रधानमंत्री की घोषणा की। 1950 से लेकर आज तक जो प्रधानमंत्री की नियुक्तियां हुई उनमें 4 प्रकार की स्थितियां हुई। आज प्रकार 1950 से लेकर आज तक यानी 70 वर्षों से जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई उसमें 4 प्रकार की स्थिति पैदा हुई। एक तो था स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन। स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन। पहला था स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन। इसके आधार पर
राजनीतिक दल गठबंधन में बहुमत प्राप्त करता था, चुनाव जीतता था, तब ये समझा जाता था कि स्वयं जनता प्रत्यक्ष आधार पर प्रधानमंत्री का, यानी जब प्रधानमंत्री के नाम से उम्मीदवार प्रस्तुत करके जो चुनाव प्रस्तुत किए जाते थे उनमें स्वयं जनता द्वारा चुनाव हम समझ सकते हैं। जैसे 1952 का चुनाव हुआ, 1957 का चुनाव हुआ, 1967 का चुनाव हुआ, 1971 और 1980 का चुनाव हुआ, 1984 का चुनाव हुआ, 1999 का चुनाव हुआ और 2014 के चुनाव। उनमें चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का दावेदार प्रस्तुत करके पार्टियों द्वारा चुनाव लड़ा गया, तो जिस पार्टी जिस व्यक्ति को बहुमत मिला उसको हम सीधा कह सकते हैं प्रधानमंत्री द्वारा चयन। दूसरा है आम सहमति के आधार पर चयन। दूसरा है आम सहमति। आम सहमति, आम सहमति का मतलब यह है कि जो चुनाव हुए उसमें चुनाव से पहले कोई नेता नहीं था कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, फिर कई दलों ने या एक दल ने, दो दलों ने या उनके दलों के सदस्यों ने मिलकर आम सहमति बना दी। 1964 में शास्त्री जी के चुनाव में हुआ, 1967 के चुनाव में श्रीमती गांधी के चुनाव हुआ, 1977 में मोरारजी देसाई हुआ, 1989 में वीपी सिंह के हुआ, 1991 में पी नरसिम्हा राव के हुआ, 1996 में देवगौड़ा गुजराल के हुआ। इस प्रकार जो चुनाव हुए वो चुनाव हमारे आम सहमति के हुए, वो प्रधानमंत्री का चयन आम सहमति से हुआ। फिर है बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता। तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो तरीका है वो बहुमत दल के नेता कि चुनाव से पहले जो पार्टियां चुनाव लड़ती है जिसमें जिस दल को बहुमत है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। चौथा है राष्ट्रपति का विवेकाधिकार। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार। ये स्थिति ऐसी है जब किसी दल को बहुमत नहीं है, जब किसी दल को बहुमत दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति को विवेक का अधिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी उसके बाद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1996 में वाजपेयी जी को प्रस्तुत किया गया। मार्च 1998 में जब एक दल की सरकार नहीं थी तब भी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तुत किया गया। 1999 में जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था तो गठबंधन के नेता वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तुत किया। इस प्रकार से 2004, 2009 और 2014 में यही स्थिति स्पष्ट हुई। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति में 4 स्थितियों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। आज तक हमने मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के अध्ययन किया। उसमें पहले मंत्रिमंडल शासन की विशेषताएं, फिर मंत्रिपरिषद का गठन, फिर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, फिर हमने मंत्रिमंडल और मंत्रिशक्तियों का कार्यों का विभाजन किया। कार्य कौन से हैं? राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, राष्ट्रीय कार्यपालिका सर्वोच्च नियंत्रण, मंत्रिमंडल का समन्वय कार्य, वित्तीय कार्य, विदेशी संबंधों पर नियंत्रण, नियुक्ति संबंधी कार्य और मंत्रिमंडल की बैठक। फिर हम प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में स्पष्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री की स्थिति से संबंधित भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद दिए गए हैं संक्षिप्त में, 74, 75 और 78। फिर प्रधानमंत्री के चयन की बात करते हैं तो 4 प्रकार से प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। 4 पद्धतियों को प्रधानमंत्री के चयन के लिए अपनाया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।